हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और हाल ही में हमें यह पता चला कि हम अब तक जिन एलियंस को खोजने में लगे हुए थे ना, उन्हें ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट आज से करीब 50 साल पहले ही हमारे खुद के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा कर चुका। तो चलो आपके लिए एक मिस्ट्री है, इसे सॉल्व करके बताओ। 1969 में ना लेवेंथाल नाम के एक साइंटिस्ट इंसानी शरीर के प्रोटीन्स पर रिसर्च कर रहे थे कि तभी हमारे शरीर में हो रहे एक प्रोसेस ने उनके होश उड़ा दिए। प्रोटीन फोल्डिंग। लेवेंथाल के हिसाब से हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन्स हजारों एमिनो एसिड्स के चेन से बने हुए होते हैं। अगर इन चेन्स में से वो सिर्फ 100 एमिनो एसिड्स की एक छोटी सी चेन को भी कंसीडर करे तो इंसानी शरीर को जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चाहिए वो 3⁻⁴ टाइप के फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। पर इतने कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद हमारी बॉडी उनको चेक करके करेक्ट कॉम्बिनेशन माइक्रोसेकेंड्स में बना लेती है, क्योंकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन पानी में बनने वाला हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी स्पीड से भी हमारे शरीर के अंदर अगर रिएक्शंस हो रहे होते तो हमें 10⁻27 साल लग जाने चाहिए थे हमारे शरीर के सारे प्रोटीन्स के बनने के लिए। यानी समझ रहे हो, हमारे यूनिवर्स से बिलियंस इंटू बिलियंस टाइम्स ज्यादा समय सिर्फ हमारे शरीर के प्रोटीन्स को बनने के लिए। इस पैराडॉक्स को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इस बात को जानना कि ये जो प्रोटीन्स है ना वो अपने शेप को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। फिर क्या था, लेवेंथाल ने शुरू किया जीन्स की स्टडीज है, क्योंकि प्रोटीन्स बेसिकली जेनेटिक्स के हिसाब से ही बनते हैं और अगर हमने जीन्स को समझ लिया मतलब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को भी हम समझ पाएंगे। आपके जीन्स यानी आपका डीएनए बेसिकली एक तरह का रेसिपी बुक होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन्स को कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने रेसिपी बुक को अच्छे से समझ लिया तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन्स का वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। But then friends, here comes the shocking part. लेवेंथाल अपनी पूरी लाइफ टाइम में आखिर तक इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए और उनके बाद जिन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की उन्हें भी पूरी दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट को इकट्ठा करना पड़ा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर जेनेटिक मेकअप और उससे बनने वाले प्रोटीन्स इजी होंगे रेप्लिकेट करने में तो उससे उनकी अन्य प्लैनेट्स पर मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी जो एलियंस के एग्जिस्टेंस का सबूत बन सकता है। और बस फिर इसी इनडायरेक्ट इंटेंशन के साथ सबसे पहले उन्होंने इंसानी डीएनए को समझने की शुरुआत की। सिर्फ 13 सालों में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत पूरे ह्यूमन डीएनए का कच्चा चिट्टा खोल दिया गया। उन्होंने इवन ये तक समझ लिया था कि कौन सा जीन कौन से प्रोटीन को बनाता। अब ऐसे में जब पैरेलली स्टेम सेल बैंक्स ने भी न्यूली बॉर्न बच्चों के स्टेम सेल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था सो दैट आगे उन बच्चों को कभी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो एक नया ऑर्गन बनाया जा सके, तो इस हिसाब से अब तक इस दिशा में कुछ अच्छा खासा सब्सटैंशियल हासिल हो जाना चाहिए था, राइट? बट देन वो एक समय है और आज का एक समय है, आज तक साइंटिस्टों को एक सिंगल फंक्शनल ऑर्गन तक बनाने में सफलता नहीं मिली है। साइंटिस्टों के मुताबिक भले ही स्टेम सेल्स पोटेंट होते हैं और वो किसी ऑर्गन को बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें फिर भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं उस ऑर्गन को फंक्शनल बनाने के लिए। बिसाइड्स पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर्स डिजीज जिनकी चर्चा पिछले 100 सालों से हो रही है और जिनकी वजह प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है, और अगेन इनका भी आज तक कोई परमानेंट क्योर नहीं मिल पाया। यानी ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है कि एलियंस छोड़ो, हम अपने सबसे बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे कि डीएनए और प्रोटीन्स ये हमारे प्लैनेट पर कैसे बने ये तक समझ नहीं पाए, तो हम ये कैसे दावा कर रहे हैं कि एलियंस ब्रह्मांड के उन अनफेवरेबल प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये हमें पता है। आई मीन कॉमन सेंस, राइट? हमारे प्लैनेट में एमिनो एसिड फोल्डिंग कैसे हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है और लाइफ कैसे मल्टी सेलुलर बन रहा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये पक्का जानते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ जरूर है। हो सकता है ना कि लाइफ सच में एक एनोमली है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, बायोलॉजिस्ट जॉन मोल्ट ने लेवेंथाल के पेपर को डिटेल में स्टडी किया और अपने कॉलीग के साथ मिलकर 1994 में एक इंटरनेशनल कंपटीशन CASP यानी कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन भी लॉन्च किया ताकि वो इन्हीं प्रोटीन्स के एग्जिस्टेंस को जान पाए और प्रोटीन्स के फोल्डिंग के बारे में प्रेडिक्शन कर पाए। इसके लॉन्च होते ही दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल टीम्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने और गूगल कंपनी तो अपना AlphaFold नाम का एक AI ही लेकर उतर गया मैदान में। पर CASP इतना चैलेंजिंग था कि गूगल का AI भी इसमें 30% मार्जिन से चूक गया। सो गूगल का वेल ट्रेन्ड AI भी क्यों चूक गया? तो देखो, जब जीन्स की मदद से एमिनो एसिड्स बनते हैं ना तो वो सिर्फ एक एमिनो एसिड की चेन नहीं होते, उसे हमारे शरीर में काम करने के लिए अपने आप को फोल्ड करके एक स्पेसिफिक शेप लेना पड़ता है, अदरवाइज इट इज जस्ट यूजलेस। सो बेसिकली जब CASP ऑर्गेनाइज किया गया था तब उसका मेन एम ही ये था कि कोई एक फंक्शनल प्रोटीन के बनने का प्रोसेस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सके। इसमें 2 स्टेजेस रखे गए। पहला प्रेडिक्शन
स्टेज जिसमें कंपेटिटर्स को एक अमीनो एसिड सीक्वेंस का फंक्शनल फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना था, और दूसरा इवैल्यूएशन स्टेज था जिसमें प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को टेस्ट किया गया। अब ऐसे में 20 सालों तक एक भी कंपेटिटर प्रोटीन फोल्डिंग को 60% से ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया गया। बट 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बॉर्डर लाइन को तोड़ दिया। CASP-13 में AlphaFold ने 70% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन किया और टेक्निकली विनर भी बन गया। पर एज यू कैन क्लियरली सी, एरर मार्जिन अब भी काफी ज्यादा है, 30% का। और इसी को मद्देनजर रखते हुए AlphaFold ने CASP-14 जो कि 2018 में हुआ था उसमें फिर से पार्टिसिपेट किया और इस बार 90% एक्यूरेसी हिट किया। अभी अपने आप में ही एक बेंचमार्क था, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम थी। गूगल के डेवलपर्स आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि उनका AI ये प्रेडिक्शन करता कैसे। यानी टेक्निकली देखा जाए तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जीन से अमीनो एसिड्स चेन्स बनने के बाद उसके फोल्डिंग वाला स्टेप और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो मान लो ये शीट एक प्राइमरी अमीनो एसिड की चेन है, इसमें जैसे आप देख सकते हो अमीनो एसिड 1 2 3। अब अगर अमीनो एसिड 1 फॉर एग्जांपल उसके करीब वाले अमीनो एसिड 2 को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। जैसे आप देख सकते हो सारे करीबी अमीनो एसिड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अब इसके विपरीत लेट्स से अमीनो एसिड 1 किसी दूर खड़े अमीनो एसिड लेट्स से अमीनो एसिड 5 को अट्रैक्ट करना चाहता है और उसे अट्रैक्ट करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा एक कर्ल की तरह, यू सी दिस लुक्स लाइक अ स्पाइरल एंड दिस इज कॉल्ड एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ऐसे में यू माइट से कि इस फोल्डिंग से बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स, ये तो काफी सिंपल से फोल्डिंग्स है, बट ये फोल्डिंग तो सिर्फ शुरुआत है और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड ये तो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके आगे यही बेसिक स्ट्रक्चर्स और सुपर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं टू अटेन मोर स्टेबिलिटी, जो और भी स्टेबिलिटी के लिए आगे चलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं। व्हाट फॉलोज, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आगे साथ मिलकर इस तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ते हैं टू बिकम फंक्शनल। अब जैसे कि मैंने कहा, ज्यादातर प्रोटीन्स इस स्टेज पर फंक्शनल हो जाते हैं, पर कुछ प्रोटीन्स को इसके बाद भी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलाकर एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि वो फंक्शनल हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर से बना होता है। अगर हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता। यानी ऑल इन ऑल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इतने कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के चलते एलियंस छोड़ो ह्यूमंस को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ आई नो आप बोलोगे कि हम ऐसा पकड़कर क्यों चल रहे हैं कि वो एलियंस भी हम ह्यूमंस जैसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो भी एक डीएनए, प्रोटीन या कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ही होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपल वायरसेस जैसे जीव हो जिसमें सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है और कुछ नहीं। तो वेल, ऐसा सोचना भी काइंड ऑफ सही है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि इवन वायरसेस में भी जो डीएनए आरएनए होता है वो भी एक प्रोटीन कोड के अंदर ही पैक्ड होता है। और इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर हम ये 100 अमीनो एसिड्स का एक सिंपल सीक्वेंस वाला प्रोटीन भी ले तो एग्जैक्टली वही प्रोटीन बनने की पॉसिबिलिटी काफी लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस चेन के सिर्फ इस एक एलेनाइन अमीनो एसिड पर भी अगर आप फोकस करो तो इंडियन बायोलॉजिस्ट रामचंद्र के प्लॉट अनुसार हर अमीनो एसिड ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 स्टेबल शेप्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। मीनिंग इस 100 अमीनो एसिड के चेन में भी अगर देखें तो 3⁻100 टाइप के फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। और इसी लॉजिक को जब हम एलियन लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन रूबिस्को पर अप्लाई करते हैं तो उनके एग्जिस्टेंस के चांसेस 0 हो जाते हैं। अब ये प्रोटीन प्लांट्स में पाए जाने वाला सबसे कॉमन प्रोटीन है। अगर ये नहीं होता तो प्लांट्स कभी ग्लूकोज बना ही नहीं पाते, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में उनकी मदद करता है। और इसी वजह से फूड चेन के डोमिनो इफेक्ट से प्लांट्स का ना होना मतलब एलियन और किसी भी लाइफ फॉर्म का ना होना। और इसीलिए अगर हम दूसरे प्लैनेट्स में डीएनए आरएनए बेस्ड लाइफ ढूंढ रहे हैं, सो दिस बॉइल्स डाउन टू द सिंपल क्वेश्चन कि रूबिस्को के दूसरे प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, रूबिस्को में 470 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेवेंथाल्स पैराडॉक्स के हिसाब से 470 अमीनो एसिड्स के 3⁻470 सीक्वेंसेस पॉसिबल है, which is equal to 1.77 into 10⁻224 डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंसेस। तो एग्जैक्टली रूबिस्को के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/1.77 into 10⁻224 है, which means probabilistically यूनिवर्स में 1.77 into 10⁻224 प्लैनेट्स होने चाहिए, तब जाकर रूबिस्को किसी एक प्लैनेट पर बनेगा। बट यू नो व्हाट, इफ प्लैनेट्स के साथ साथ अगर मून, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को भी काउंट किया जाए तो नंबर आता है सिर्फ 10⁻³
33। अब ये नंबर पहले वाले इस नंबर से बहुत 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 ज्यादा छोटा है, इतना कि रूबिस्को के किसी प्लैनेट पर एग्जिस्ट करने का चांस ऑलमोस्ट 0 बन जाता है, एक्सेप्ट देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी भले ही लेवेंथाल्स पैराडॉक्स के हिसाब से कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर लक बाय चांस बने हैं और उन्हें दूसरे प्लैनेट्स पर होना नहीं चाहिए, हम स्टिल इन सिलिकॉन बेस्ड जीवों के एग्जिस्टेंस को नाकार नहीं सकते। अगेन हम और हमारे साइंटिस्ट एक एजम्पशन पे अपने प्रेडिक्शंस को बेस कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सारे जीव, फिर चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक, वो सारे कार्बन से बने हैं। बट हम अपने इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं जो लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज कार्बन में पाई जाती है वही सेम प्रॉपर्टीज उसका बड़ा भाई सिलिकॉन भी दिखाता है, बस सिर्फ उसे कार्बन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। पर इससे एक सवाल उठता है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने अब तक अपने एग्जिस्टेंस का हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया? इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, पर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के पैराडॉक्स के हिसाब से एलियंस हमसे छुप कर बैठे हुए हैं और सही मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। इस पैराडॉक्स के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है, आपको बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए। सो क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट द एंटायर वीडियो। एंड फॉर टुडे फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गौरव जी ठाकुर आईडी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।